माधवपुर गांव कद्दू की खेती के लिए प्रसिद्ध था। उसी गांव का एक व्यक्ति बनवारी लाल, जो कि बहुत ही चतुर और लालची किस्म का इंसान था, एक किसान के खेत में खड़ा होकर उस पर चिल्ला रहा था। अरे ओ भैया रमेश, देख भाई, मुझको कोई मतलब नहीं है। तूने मुझसे 3 महीने का वादा करके 20 स्वर्ण मुद्राएं ली थीं, जो कि अब ब्याज सहित 40 हो गई है। मुझे अभी के अभी रकम ब्याज सहित वापस चाहिए। ला भैया, निकाल जल्दी से। मालिक, मेरी हालत पर ध्यान दीजिए। आप देख ही रहे हैं कि मैं भी कद्दू की खेती करता हूँ और व्यापार कितना मंदा चल रहा है मालिक। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुझे 2 महीने की मोहलत और देता हूँ। अगर 2 महीने के अंदर तूने मुझे मेरी मुद्राएं वापस नहीं की तो फिर मैं तेरे खेत पर कब्जा कर लूंगा। भैया फिर न रोना गाना। हाँ, इतना कहकर बनवारी लाल अपने नौकर से बोला, चल भाई चल, अब खड़ा खड़ा क्या देख रहा है। नौकर बनवारी लाल के पीछे पीछे चल देता है। हवेली के नजदीक पहुंचकर बनवारी लाल का नौकर रोहित, जो कि स्वभाव से सरल और समझदार था, बनवारी लाल से बोला, सेठ जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप ब्याज कुछ ज्यादा ही लगा रहे थे? अरे मूर्ख रोहित, ऐसा लगता नहीं है। मैंने वास्तव में जानबूझकर ब्याज ज्यादा लगाई है ताकि मैं उसके कद्दू के खेत पर कब्जा कर सकूं। यह सुनकर रोहित बुरी तरह से क्रोधित हो गया, लेकिन उसने अपना गुस्सा चेहरे पर जाहिर नहीं किया। वो मन ही मन सोचने लगा, हाँ, इसीलिए तो यह मक्कारी की सारी सीमाएं पार कर रहा है। कुछ ऐसा किया जाए जिससे पूरे गांव को इस बनवारी लाल से मुक्ति मिल जाए। कुछ तो करना होगा। रोहित को गहरी सोच में डूबा देखकर बनवारी लाल ने उससे पूछा, अरे क्या हो गया रे, कौन सी गहरी सोच में डूब गया है? अरे कुछ नहीं सेठ जी, एक जरूरी बात ध्यान में आ गई। सोच रहा था कि आपको बताऊं या फिर नहीं। अरे जल्दी बता, लेकिन बात मेरे मतलब की होनी चाहिए। सेठ जी पहले आप आराम कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। फिर सेठ बनवारी लाल कक्ष के अंदर चला गया और रोहित उसके पास जाकर पैर दबाने लगा। सेठ जी, आपने तो सुना होगा कि हमारे गांव की नदी की दाहिने ओर एक जंगल पड़ता है। हाँ, उसके बारे में तो सभी को पता है। अरे थोड़ा नीचे से पैर दबा, मजा आ रहा है। और यह भी पता है कि वहाँ जाने की किसी को मनाही है। सेठ जी पूरी बात सुनिए तो जरा। साल भर पहले मेरा एक दूर का रिश्तेदार गलती से कुछ जंगल से होते हुए गांव तक मुझसे मिलने आ गया। मैं तो डर गया। मैंने उससे कहा था कि तुम जिस जंगल के रास्ते से आए हो, अरे भैया वो तो बड़ा ही रहस्यमय है। तब उसने जो घटना मुझे बताई, उसे सुनकर मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसका डरा हुआ चेहरा देखकर यकीन करना पड़ा। क्या बात कर रहा है? क्या बताया उसने? बता, मुझे भी बता। मालिक, उसने कहा कि जब वो जंगल से लौट रहा था तब उसने एक तालाब के किनारे एक बड़ा ही विचित्र कद्दू का वृक्ष देखा, जिसमें केवल एक ही ठोस सोने का कद्दू लटक रहा था। हाँ, वो डर गया और वहां से भाग गया। ऐसा तो कहीं होता नहीं ना मालिक? अरे बड़ा ही मूर्ख रिश्तेदार था तेरा। अरे उस सोने के कद्दू को तोड़ लेना चाहिए था ना, ऐसा मौका फिर नहीं मिलता। यही तो बात तो बिल्कुल सही है मालिक। मैं चाहता हूँ कि मालिक आपको उस जंगल में जरूर जाना चाहिए। ये तो सिर्फ आपके ही बस की बात है। क्यों मालिक? ये बात तो मेरे हित की कर रहा है, लेकिन तुम सच बोल रहे हो या झूठ, इसका फैसला करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। इसलिए जंगल में अकेले नहीं, तुम भी मेरे साथ चलोगे, और वो भी कल सुबह ही, समझे? यह सुनकर रोहित पूरी तरह से चौंक गया। हे भगवान, मैं तो इसे फंसाने चला था, लेकिन इसने तो मुझे ही फंसा दिया। खैर, अब जो भी हो देखा जाएगा। इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा। रुक जा बेटा। अगले दिन बनवारी लाल रोहित के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। इत्तेफाक से गांव का मुखिया वहां आ गया। अरे राम राम। अरे भाई बनवारी लाल, ये तुम अपने नौकर रोहित के साथ उस जंगल की ओर क्यों जा रहे हो भाई? क्या तुम्हें नहीं पता कि वहाँ रहस्यमय घटनाएं होती रहती हैं? अरे रहस्यमय घटनाएं? अपने काम से काम रखो ना। चले आते हैं। किसी को भी टोकने, एक अच्छा काम करने जाओ तो पीछे से दन्न से टोक दिया। हटो, रास्ता दो, चलो। इतना कहकर बनवारी लाल रोहित को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद अचानक रोहित और बनवारी लाल को एक तालाब नजर आया। उसके किनारे एक छोटा सा वृक्ष खड़ा था, जिस पर एक सोने का कद्दू झूल रहा था। अरे क्या बात है, तूने तो बिल्कुल सही कहा था रे रोहित, यहाँ तो वास्तव में सोने का कद्दू है। तभी बनवारी लाल और रोहित के कानों में एक लड़की की आवाज टकराई।
उस सोने के कद्दू को तोड़ने की गलती मत करना। यह सुनकर दोनों चौंक गए। अरे तेरी ये क्या था? ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझको नहीं पता सेठ जी, मैं तो खुद हैरान हूँ। यहाँ तो हमारे अलावा और कोई नहीं है। ऊपर से लड़की की आवाज कहीं दिखाई नहीं दे रही। ऊपर वृक्ष की ओर देखो। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, उन्हें एक महिला रूपी रानू पक्षी नजर आई। अरे ये क्या? ये तो ससुरा पक्षी है। पक्षी इंसान की आवाज में बात कर रही थी। क्यों भाई? हाँ, मालिक चलिए वापस चलते हैं। एक महिला इंसान की आवाज में बात कर रही है। मेरा मतलब रानू पक्षी महिला की आवाज में बात कर रही है। जरूर कोई राक्षसी या पिशाचनी होगी। चलिए मालिक, यहाँ से। बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी बात सुन लेनी चाहिए। सुनते हैं, जरा रुक तो सही। ओह मेरी प्यारी रानू, ये बताओ तुम इस सोने के कद्दू के बारे में क्या जानती हो? बताओ बताओ। यह ठोस सोने का कद्दू है, मगर मैं जानती हूँ कि इस कद्दू के अंदर एक चमत्कारी गांव बसा हुआ है। अगर तुम चाहते हो कि इससे बेहद धनवान बन जाओ तो तुम्हें इसके अंदर जाना होगा। बहुत ढेर सारा खजाना रखा है। अरे क्या मूर्ख हो गई हो? क्या कद्दू के अंदर कोई गांव कैसे बस सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जब एक पक्षी मनुष्य की भाषा में तुमसे बात कर सकती है तो कद्दू के अंदर भी एक गांव हो सकता है। ओ ये माजरा है। तो जादुई गांव में प्रवेश करने के लिए क्या करना होगा? बड़ा ही आसान है। तुम इस कद्दू को स्पर्श करो। स्पर्श करते ही तुम अपने आप को उस गांव के अंदर पाओगे। जा रोहित, सबसे पहले तू जा। सेठ जी मैं नहीं जाने वाला। सेठ जी मैं क्यों जाऊं सबसे पहले? अरे देख रोहित, मैं चाहता हूं कि तू कद्दू के अंदर गांव में प्रवेश कर और वहां से ढेर सारे हीरे मोती और खजाना लेकर बाहर आ जा। बाहर आने के बाद हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। तेरा भी भला, मेरा भी भला। कर भला तो हो भला क्यों? रोहित के मन में लालच आ गया। वह धीरे धीरे कदमों से उस सोने के कद्दू के पास चला गया। जैसे ही उसने अपना हाथ सोने के कद्दू से स्पर्श किया, अगले ही पल किरणों से वो गायब हो गया। कुछ ही देर में रोहित ने अपने आप को एक बड़े ही विचित्र गांव में पाया, जहां चारों ओर सन्नाटा बसा हुआ था। तभी उसकी नजर सामने पड़े हीरे मोती के ढेर पर गई। अरे वाह, इसका मतलब रानू पक्षी सही कह रही थी। कद्दू के अंदर सचमुच एक गांव है। अरे बाप रे बाप, इतना ढेर सारा खजाना। तभी वहां एक बूढ़ी दादी प्रकट हो गई। अरे क्या तू मूर्ख है? क्या मतलब? अरे मूर्ख, तू इस संसार में फंस चुका है। ये कद्दू के अंदर का गांव है। यहाँ एक बार जो आ गया वो कभी वापस नहीं जा पाता। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे लालच में तो मैं पूछना ही भूल गया कि मैं बाहर कैसे आऊंगा। हे भगवान, ये कहा गया मैं। अब तू यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा, जैसे हम कभी नहीं निकल पाए। देख बूढ़ी हो गई हूँ। ये सुनकर रोहित की आंखों में आंसू आ गए। उधर बनवारी लाल को रोहित का इंतजार करते हुए काफी देर हो गई, लेकिन रोहित वापस नहीं आया। अरे रानू, ये बात बता, ये रोहित अभी तक वापस क्यों नहीं आया? मगर अगले ही पल रानू पक्षी रंग बिरंगे किरणों से वहां से गायब हो गई। यह देखकर बनवारी लाल डर गया। अच्छा ही हुआ मैंने सोने के कद्दू को स्पर्श नहीं किया। चल भाई, वापस चला जाए अपने गांव। इतना कहकर बनवारी लाल दौड़ता हुआ अपने गांव की ओर चल पड़ा। इत्तेफाक से रास्ते में मुखिया उसे फिर मिल गया। अरे बनवारी लाल, अरे भाई ये बताओ, तुम्हारे साथ तो तुम्हारा नौकर रोहित भी गया था, क्या वो वापस नहीं आया? अरे देख मुखिया, कितनी बार तुझसे कहा है, तू गांव का मुखिया है। गांव में मुखियागिरी दिखाया कर मेरे साथ कौन गया कौन नहीं गया, इसका जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। जाओ तो टोकेगा, आओ तो टोकेगा। अरे टोकू राम, हट जा, मेरे रास्ते से दफा हो जा। यहाँ से जब नहीं तब पीछे से राम। इतना कहकर बनवारी लाल उसे धक्का देता है और वहां से चला जाता है। मुखिया चुपचाप अपने घर पहुंचा। क्या हुआ? आपका चेहरा क्यों लटका हुआ है? मुखिया पूरी घटना अपनी पत्नी को बताता है। जरूर कोई गड़बड़ हुई है। भाग्यवान बनवारी लाल और उसका नौकर रोहित दोनों जंगल में गए थे, पर वापस अकेला बनवारी लाल ही आया। जब मैंने पूछा तो उल्टा मुझे ही सुनाने लगा। आखिर आपको क्या जरूरत थी बनवारी लाल के मुंह लगने की? वो तो
पूरे गांव का सबसे बदतमीज आदमी है। अरे बदतमीज आदमी है तो उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मैं कल ही रमेश से बात करूंगा। केवल वही एक ऐसा नौजवान है जो किसी से नहीं डरता और हमेशा सच का साथ देता है। अगले दिन मुखिया गांव के सबसे मेहनती और ईमानदार नौजवान रमेश के खेत पर चला गया, जहां रमेश निराश बैठा हुआ था। रमेश, अरे भाई राम राम। देखो भाई, तुम्हारे चेहरे पर तो कभी निराशा छाई नहीं रहती है। यह आज फिर उदासी कैसी है? मुखिया जी, क्या कहूँ, रात भर में ही सारी फसल सूख गई है। सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। यह सुनकर मुखिया चौंक गया। हाँ, यह तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अचानक से फसल कैसे सूख सकती है भला? तभी वहां एक और किसान दौड़ते हुए आया। रमेश भाई, गांव के सभी किसानों की फसलें खराब हो चुकी हैं और तो और तालाब और कुएं भी सूख गए हैं। सब बेकार हो रहा है। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? अरे मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर विश्वास नहीं तो खुद जाकर देख लो। रमेश तुरंत मुखिया और उस किसान के साथ पूरे गांव का चक्कर लगाता है। वो देखता है कि गांव के सारे खेत सूखे पड़े हैं। बाप रे बाप मुखिया जी, ये तो बहुत ही विचित्र घटना है। पूरे गांव के खेतों का एक साथ सूख जाना, तालाबों का खाली हो जाना, यह तो किसी बड़े विपत्ति का संकेत है। मुखिया गहरी सोच में डूब गया। देखो रमेश, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताने के लिए आया था, लेकिन उससे पहले ही ये सब देख लिया। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि इन सभी घटनाओं का संबंध बनवारी लाल से ही है। बनवारी लाल से? क्या बात कर रहे हैं मुखिया जी? इन सब का उससे क्या संबंध हो सकता है? मुखिया सारी जंगल वाली घटना रमेश को बताता है। और बनवारी लाल जब वापस आया बहुत घबराया हुआ था। ओह, ऐसी बात है तो ठीक है, मैं कल ही बनवारी लाल से जरूर बात करूंगा। रमेश, यह समय बनवारी लाल से बात करने का नहीं है। यह समय इस मुसीबत से निकलने का है। मुझे लगता है कि अब किसी साधु तांत्रिक या तपस्वी से मिलना चाहिए। वहीं इन सभी घटनाओं का सही कारण बता सकते हैं। हाँ तो फिर ठीक है, मैं एक साधु महाराज को जानता हूँ। वो यहाँ से कुछ दूरी पर एक सुरक्षित पेड़ के नीचे हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं। चलो उन्हीं से मिलते हैं। इतना कहकर रमेश घर लौट गया, लेकिन घर का दृश्य देखकर वह बुरी तरह चौंक गया। रमेश की पत्नी विमला बेहोश पड़ी थी। रमेश तुरंत उसके पास चला गया। अरे अरे विमला, तुमको क्या हो गया? विमला ने धीरे धीरे आंखें खोली और जोर जोर से खांसने लगी। अरे बाप रे बाप, तुमको तो बहुत तेज बुखार भी है और अचानक ऐसी खांसी। विमला, तुम बेहोश कैसे हो गई? पता नहीं जी, अचानक से चक्कर आए, फिर खांसी होने लगी और मैं बेहोश हो गई। अब शरीर बहुत दुख रहा है। रमेश तुरंत विमला को वेद जी के पास ले गया। वेद जी ने विमला को देखकर कहा, भाई रमेश, मैंने इसकी जांच कर ली है और इसे एक विचित्र बीमारी हो गई है जिसका इलाज संभव नहीं है। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? वैद्य जी, कुछ देर पहले तो मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक थी, अचानक से यह विचित्र बीमारी। हाँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि विमला को भला इतनी गंभीर बीमारी अचानक ऐसे कैसे हो गई। यह बीमारी अब ठीक नहीं हो सकती। इसे तो अब चमत्कार ही बचा सकता है। माफ करना भाई। रमेश आंखों में आंसू लिए अपनी पत्नी को लेकर घर लौटता है। घर पहुंचते ही रमेश रोने लगा। आखिरकार हमारे गांव को ये किसकी नजर लग गई? तभी वहां मुखिया आ गया। क्या हो गया? चुप हो जाओ। मैंने तुम्हें विमला को वैद्य के पास ले जाते देखा था। क्या हो गया? तभी उसकी नजर बेहोश पड़ी, विमला पर पड़ी। अरे रमेश, विमला को क्या हो गया? क्या बात है? रमेश रोते हुए सारी घटना बताता है। मैं कहता हूँ हमें अभी भी देर नहीं करनी चाहिए। रमेश, गांव की फसलें सूखना, तुम्हारी पत्नी का अचानक बीमार हो जाना, ये सब यूं ही नहीं हो सकता। चलो हमें साधु महाराज के पास चलना चाहिए। चलो। लेकिन साधु महाराज के पास जाने से पहले मैं बनवारी लाल से मिलना चाहता हूँ। मैं उससे पूछूंगा कि आखिर उसने उस रहस्यमय जंगल में ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये सारी मुसीबतें हम पर टूट पड़ी। रमेश मुखिया को लेकर बनवारी लाल की हवेली पहुंचा। वहां बनवारी लाल सिर पकड़े बैठा था। अरे मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी कद्दू की सारी खेती बर्बाद हो गई। क्या करूं? बस बनवारी लाल, सही सही बता बनवारी लाल, तूने उस रहस्यमय जंगल में ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से सारी की सारी आपदाएं
हम पर टूट पड़ी हैं। और तेरा नौकर रोहित कहाँ गया? बता, वो वापस क्यों नहीं आया? गया तो तेरे साथ था ना? बनवारी लाल बुरी तरह डर गया और कांपते हुए सारी घटना बता दी। अचानक से रानू पक्षी भी गायब हो गई। रोहित वापस नहीं आया। मैं सही बताऊं तो मैं डर की वजह से लौट आया। मैं क्या करता? क्या तूने अपनी लालच की वजह से पूरे गांव को बर्बाद कर दिया? इतना कहकर रमेश मुखिया के साथ हवेली से बाहर निकल आया। चलिए मुखिया जी, अब हमें साधु से मिलना होगा। मुखिया तुरंत रमेश के साथ साधु के स्थान की ओर चल दिया। कुछ देर बाद वो दोनों एक घने वृक्ष के नीचे पहुंच गए, जहां एक साधु ध्यान में बैठे थे। साधु रहस्यमय नजरों से दोनों की ओर देखने लगा। रमेश आंखों में आंसू लिए साधु को सारी घटना बताने लगा। कुछ बातें मनुष्य के हाथ में नहीं होती, कुछ घटनाएं नियति द्वारा पूर्व निर्धारित होती हैं। नियति के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। आप कहना क्या चाह रहे हैं महाराज? समझ नहीं आया। बस ये समझ लो कि नियति को तुम्हें खास तौर से उस जंगल में बुलाना था। अब तुम्हें उस जंगल के उसी तालाब के किनारे जाना होगा और फिर सोने के कद्दू के अंदर उस गांव में प्रवेश करना होगा, जहां तुम्हारी परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। साधु महाराज, भला कैसी परीक्षा? क्या तुमने सुना नहीं? बनवारी लाल ने तुम्हें क्या बताया? उसी तालाब के पास एक जादुई रानू पक्षी थी जो मनुष्य की आवाज में बात करती थी। तुम भी वहाँ पे जाओगे, तुम्हें भी वही रानू पक्षी मिलेगी। अब बस अपने को नियति के हाथों सौंप दो। जो परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है उससे तो तुम्हें गुजरना ही होगा। अगर तुम्हारा मन सच्चा हुआ तो परीक्षा पार कर जाओगे। तुम्हारी पत्नी का इलाज उस कद्दू के अंदर के गांव में ही छिपा हुआ है। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। रमेश मुखिया की ओर देखने लगा। रमेश देखो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं मुखिया जी नहीं, ये मेरी नियति है तो मैं अकेले ही जाऊंगा। आप गांव जाइए, मैं अब घर नहीं जाऊंगा। और जब तक मैं ना लौटूं तो कृपया करके मेरी पत्नी का ख्याल रखिएगा बस। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पत्नी का ख्याल रखूंगा, बिल्कुल अपनी पुत्री की तरह रखूंगा, ठीक है? रमेश उठकर जंगल की ओर रवाना हो गया और मुखिया गांव की ओर लौट पड़ा। कुछ देर बाद रमेश रहस्यमय तालाब के सामने खड़ा था। तालाब के किनारे एक छोटा सा वृक्ष था जिसमें सोने का कद्दू लटक रहा था। तभी वहीं रानू पक्षी उड़ती हुई आ गई। देखते क्या हो? क्या तुम इस कद्दू को हासिल करना चाहते हो? नहीं, मैं इस कद्दू को हासिल नहीं करना चाहता। मुझे सोने चांदी का कोई लालच नहीं है। मैं अपने गांव वासियों को मुक्त करने और मैं अपनी पत्नी का इलाज ढूंढने यहाँ तक आया हूँ। मुझे यह बताओ, कद्दू के अंदर कैसे जाया जा सकता है? तुम पहले मनुष्य हो जिसके मन में दूसरों के प्रति प्रेम और भलाई है, और अक्सर ऐसे मनुष्यों को परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। इस सोने के कद्दू को स्पर्श करो, तुम अपने आप को कद्दू के अंदर एक गांव में पाओगे। उसके आगे क्या करना है यह मैं तुम्हें वहीं आकर बताऊंगी। रमेश बिना देरी किए हुए सोने के कद्दू के पास गया। जैसे ही उसने कद्दू को स्पर्श किया, अगले ही पल किरणों के साथ वो कद्दू के अंदर समा गया। कुछ क्षण बाद रमेश ने अपने आप को एक विचित्र गांव में पाया, जहां सामने बेशकीमती हीरे मोतियों का ढेर लगा था। तभी वहां रानू पक्षी प्रकट हो गई। तुम्हारे सामने बेशकीमती हीरे मोती पड़े हैं, इन्हें उठा लो और सामने की ओर देखो। रमेश ने सामने देखा, वहां कुछ जड़ी बूटियां पुष्प के रूप में पड़ी थीं। जाओ उन जड़ी बूटियों को पुष्प सहित यहाँ लेकर आओ। रमेश दौड़ता हुआ गया और उन जड़ी बूटियों को पुष्प सहित वहां से ले आया। अब तुम्हारी परीक्षा ये है, तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम गांव वालों को बचाना चाहते हो या फिर अपनी पत्नी को। यह सुनकर रमेश बुरी तरह चौंक गया। क्या मतलब है तुम्हारा? वही जो तुम सुन रहे हो। अगर तुम अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो तो केवल जड़ी बूटी को उठाओ और अपनी आंखें बंद करके सोचो कि तुम कद्दू के गांव से बाहर हो। यकीन मानो तुम इस गांव से बाहर चले आओगे, और अगर तुम अपने गांव वालों को बचाना चाहते हो
तो तुम्हें ये बेशकीमती हीरे और मोती उठाने होंगे। इन मोतियों को जब तुम गांव वालों के खेत में बीज की तरह बोओगे तो तुम्हारे गांव की बंजर जमीन फिर से हरी भरी हो जाएगी और इन हीरों को तुम अपने तालाब और कुएं में फेंकोगे तो उनमें पानी दोबारा आ जाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है, गांव वालों की भलाई या अपनी पत्नी की जिंदगी। मैं गांव वालों का जीवन बचाना चाहता हूँ। और अपनी पत्नी का जीवन। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, अगर मेरी पत्नी की कुर्बानी से सारे गांव को जीवन दान मिलता है तो मैं उसकी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। अगर इसके लिए मुझे स्वयं भी बलिदान देना पड़े तो मैं भी गांव वालों की खुशी के लिए यह करने को तैयार हूँ। तभी एक तेज रोशनी आया और अगले ही पल वो और रानू पक्षी कद्दू से बाहर आ गए। अगले ही पल वो जादुई सोने का कद्दू वहां से गायब हो गया। रमेश को कुछ लोग भी दिखाई देने लगे। तभी किरणों के साथ रानू पक्षी एक अत्यंत सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। आखिर यह क्या रहस्य है? कौन हैं ये लोग? ये सभी वही लोग हैं जो लालच के इरादे से इस जादुई कद्दू को तोड़ने के लिए आए थे। इनमें से कुछ लोग वो हैं जिन्होंने वर्षों पहले पाप में हिस्सा लिया था, इसी कारण वो सब शापित हो गए। तभी वहां खड़े कुछ लोग अचानक गायब हो गए, कुछ लोग बच गए। तभी दौड़ते हुए रोहित वहां आ गया। यह क्या, वो लोग अचानक से गायब कहाँ हो गए? गायब वो लोग हुए हैं जिन्होंने वर्षों पहले पाप में हिस्सा लिया था और तब से वो कद्दू के अंदर जादुई गांव में फंसे हुए थे। बच्चे केवल वो लोग हैं जो लालच की नीयत से कद्दू के पास गए और संसार में फंस गए। जो अभी तक जीवित है उसका भी एक बड़ा रहस्य है। समय आ गया है कि तुम वो जानो। मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पूर्वजों में से एक हूँ। मेरा नाम राधिका है। यह सुनकर रमेश चौंक गया। यह बात बहुत पुरानी है। उस समय हमारे गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। सुबह का समय था। राधिका मटकी लेकर बाहर निकली ही थी कि तभी उसका पति आ गया। अरे कहाँ जा रही हो राधिका? कहाँ जा रही हूँ? अरे जंगल में पानी भरने जा रही हूँ। हमारे गांव में तो भयंकर सूखा पड़ा है। तालाब और कुएं सब सूख चुके हैं। ना जाने कब वर्षा होगी और कब मुझे रोज रोज जंगल जाने से मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर राधिका जंगल की ओर चली गई। वो तालाब में से पानी भरने लगी। तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। क्या तुम मुझे अपने मटके से थोड़ा पानी पिला सकती हो? राधिका पीछे मुड़ी। एक साधु खड़ा था। नहीं, आप स्वयं तालाब से पानी पी सकते हैं। ओहो, लगता है तुम बहुत गुस्से में हो। मैं तालाब से पानी इसलिए नहीं पी सकता क्योंकि मुझे तालाब से डर लगता है। अगर मैं गिर गया तो डूब जाऊंगा और मुझे तैरना नहीं आता। बड़े ही विचित्र साधु हो, तालाब से डरते हो, तैरना नहीं आता। चलो ठीक है, पिला देती हूँ। राधिका ने साधु को पानी पिला दिया। अच्छा लगा। ये बताओ, तुम्हारे चेहरे पर ये क्रोध क्या है? क्रोध नहीं होगा तो और क्या होगा? साधु महाराज, गांव में वर्षों से सूखा पड़ा है। तालाब सूख चुके हैं। अब तो अनाज भी खत्म होने के कगार पर है। न तो हमारे पास धन है जिससे हम दूसरे राज्य से कुछ अनाज खरीद सके। साधु रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराया। अगर तुम्हारे गांव में सूखा पड़ा है तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। मैं इस पर तो कुछ नहीं कह सकता, परंतु एक मामले में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कौन से मामले में? साधु ने मंत्र पढ़ा। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ एक वृक्ष में एक बड़ा सा सोने का कद्दू प्रकट हुआ। साधु ने कद्दू के नीचे हाथ रखा। अगले ही पल कद्दू के अंदर से स्वर्ण मुद्राएं निकल आईं। साधु ने वो मुद्राएं राधिका को दी। ये तुम्हारे उस पुण्य का प्रतिफल है जो तुमने मुझे पानी पिलाकर कमाया है। सोने के कद्दू के अंदर से स्वर्ण मुद्राएं, क्या ये सच है या कोई माया? मैंने जो मंत्र पढ़ा वो वर्षों की तपस्या से सिद्ध किया गया है। इस सोने के कद्दू के अंदर से हीरे मोती चांदी सब कुछ निकल सकता है। साधु ने फिर हाथ रखा और हीरे मोती चांदी निकलने लगे। साधु महाराज, मुझे भी दीजिए ना। नहीं, तुम्हें जितनी आवश्यकता थी उतना मैंने दे दिया। याद रखना, अगर लालच की नियति से इस कद्दू को स्पर्श किया गया
तो स्पर्श करने वाला शापित हो जाएगा और हमेशा के लिए कद्दू के अंदर कैद हो जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? कद्दू के अंदर कैद हो जाएगा? हाँ, इस कद्दू के अंदर एक जादुई गांव है जो खजानों से भरा हुआ है। अब तुम जा सकती हो। राधिका चुपचाप वहां से लौट गई। उसने सारी घटना अपने पति को बताई। राधिका का पति यह सुनकर लालच में आ गया। अरे वाह वाह, अगर हमें वो सोने का कद्दू मिल गया तो हमारे बच्चे जीवन भर ऐश करेंगे। सही कह रहे हो। एक काम करते हैं, गांव के कुछ मित्रों को साथ लेकर चलते हैं और उस साधु को तालाब में धक्का दे देते हैं। फिर उस कद्दू को वृक्ष से तोड़ लेते हैं। राधिका का पति तैयार हो गया। वो कुछ गांव वालों को लेकर जंगल पहुंचा। जंगल में इतने सारे लोगों को देखकर साधु चौंक गया। इतनी रात गए, तुम गांव वालों के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? इस कद्दू को या तो सीधा हमें दो, नहीं तो हम छीन लेंगे। मूर्ख हो गई हो, क्या तुम ऐसा सोचना भी मत। राधिका ने साधु को तालाब में धक्का दे दिया। साधु डूबने लगा। राधिका ने शोर मचाया, जल्दी से कद्दू को तोड़ लो। जैसे ही सभी ने कद्दू को स्पर्श किया, अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ वो सब गायब हो गए और राधिका एक रानू पक्षी में परिवर्तित हो गई। डूबते हुए साधु ने कहा, मूर्ख औरत, तूने अपने लालच के कारण इन सब को कद्दू की दुनिया में कैद कर दिया और स्वयं भी श्रापित हो गई। मुझे क्षमा कर दो साधु महाराज, मुझे अपनी गलती का एहसास है। गलती मेरी थी। मुझे तुम्हारे सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना ही नहीं चाहिए। अब तुम्हें एक सजा मिलती है। हाँ, अब से जो कोई भी इस कद्दू के पास आएगा, वो तुम हमेशा रानू पक्षी यही मंडराती रहोगी, उसे दिखोगी और भविष्य में तुम्हारे ही वंश से कोई युवक आएगा जिसका मन लालच से मुक्त होगा। अगर वो युवक परीक्षा में सफल हुआ तो तुम सब श्राप से मुक्त हो जाओगे। इतना कहकर साधु पूरी तरह डूब गया। यह सब सुनकर रमेश चौंक गया। और उस दिन के बाद मैं रानू पक्षी के रूप में यहीं फंसी थी, लेकिन अब मेरा मुक्ति का समय आ गया है। इतना कहकर राधिका रंग बिरंगी किरणों में समाकर गायब हो गई। रमेश रोहित को लेकर गांव वापस आ गया। गांव में उसने देखा सभी खेत फिर से हरे भरे हो चुके थे। कुएं और तालाब पानी से भर चुके थे और उसकी पत्नी विमला पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुकी थी। बनवारी लाल दौड़ते हुए आया। रमेश, अरे मुझको क्षमा कर दो भाई, मुझे समझ में आ गया, क्षमा कर दो। तुम्हारा अपराध बड़ा जरूर था बनवारी लाल, मगर पश्चाताप सच्चा हो तो क्षमा भी मिलती है। बस शांत हो जाओ, अब सब ठीक है।